हेलो दोस्त, मैं हूं राजू शर्मा सर और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान के पहले अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अंतर्गत छठे पार्ट के बारे में। और छठे पार्ट में हम लोग को दो टॉपिक के बारे में जानना है। पहला टॉपिक है दहन और ज्वाला क्या है, और दूसरा टॉपिक है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस होता क्या है। तो बिना देर किए हुए हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि दहन होता क्या है, फिर हम लोग जानकारी लेंगे ज्वाला के बारे में, और तब जा करके अंत में जानकारी लेंगे द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस के बारे में। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि दहन क्या है। किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में, या आप ऐसे कह सकते हैं किसी पदार्थ के वायु में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं, तो जलने की इस क्रिया को दहन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी पदार्थ को जलाने चलेंगे तो जलाने के दौरान क्या होता है, ऊष्मा और प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो यह प्रक्रिया जो होता है दहन कहलाता है। जैसे कि आप बोर्ड पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसमें ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है, अर्थात C के साथ जब ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराएंगे तो CO2 गैस बनेगा, साथ ही हमारा ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होगा। यानी कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ ही हमारा ऊष्मा और प्रकाश की प्राप्ति भी होती है। एक स्टार पॉइंट की यहाँ पे चर्चा है, यहाँ देख सकते हैं कि स्टार पॉइंट मैं क्यों दिया हूँ। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो दहनशील या ज्वलनशील होते हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अदहनशील और अज्वलनशील होते हैं। जैसे में यहाँ देख सकते हैं कि दहन में जो पदार्थ जलता है, दहन में जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील या ज्वलनशील कहते हैं। तो कौन कौन पदार्थ जलता है भाई? तो कागज जलेगा, लकड़ी जलेगा, पेट्रोल जलेगा। तो ये सब जो है दहनशील पदार्थ कहलाएंगे या ज्वलनशील पदार्थ कहलाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलते नहीं हैं, जैसे में ईंट, बालू, सीसा, पत्थर, ये सब के सब हमारे अदहनशील पदार्थ है, अज्वलनशील पदार्थ है। एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे, हम सबको ही जानते हैं कि जब कोई पदार्थ को जलाने चलते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन का होना या वायु का होना बेहद ज़रूरी होता है। यानी बिना ऑक्सीजन और वायु की उपस्थिति में कोई पदार्थ तो जल ही नहीं सकता है, यही ना हम लोग जानते हैं। लेकिन यह जान करके आप लोगों को आश्चर्य होगा कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी कोई पदार्थ जलता है, और जब कोई पदार्थ जलता है तो ऊष्मा और प्रकाश भी देता है, ये जान लीजिए। हाँ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वहाँ ऑक्सीजन की कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन पदार्थ जलता है। आखिर वो कौन सा पदार्थ है और किसके उपस्थिति में जलता है कि हमें ऊष्मा और प्रकाश मिल जाता है भाई? तो यहाँ देखिए, पहला है कि मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन में जल करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है। जी हाँ, मैग्नीशियम जो धातु है वो नाइट्रोजन में जल करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है, और इसके साथ साथ इससे ऊष्मा और प्रकाश की प्राप्ति भी होती है। यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाया, और साथ ही ऊष्मा और प्रकाश की प्राप्ति भी हमें हुई। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि एक जलती हुई मोमबत्ती को जब हम लोग क्लोरीन गैस से भरे जार में ले जाएंगे तो वो मोमबत्ती जलती रहती है और काला धुआं निकलते रहता है। ये मोमबत्ती का दहन होता है किसके उपस्थिति में? तो क्लोरीन गैस की उपस्थिति में। हालांकि हम लोग जब मोमबत्ती जलाते हैं अपने घरों में तो वहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद रहता है, जिस वजह से मोमबत्ती हमारा बहुत ही अच्छा से जलता है। लेकिन उसी मोमबत्ती को जब हम ग्लास से ढक देते हैं मोमबत्ती बुझ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस मोमबत्ती को जलने में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, उस मोमबत्ती को जलने में वायु नहीं मिल पा रहा है, जिससे वो हमारा मोमबत्ती बुझ जाता है। लेकिन यहाँ पे जलती हुई मोमबत्ती को जब क्लोरीन गैस से भरे जार के अंदर ले जाएंगे तो हमारा मोमबत्ती जलता रहता है, वो बुझता नहीं है और काला धुआं भी देते रहता है। समझ में आ रहा है? इसमें मोमबत्ती का दहन होता है, और दहन क्लोरीन गैस की उपस्थिति में होता है। यहाँ देख सकते हैं C25H52 ये पेंटाकोस है, जिसको हम लोग मोमबत्ती कहते हैं। क्लोरीन गैस के साथ जब अभिक्रिया किया तो कार्बन एक गैस बनाया और हाइड्रोजन क्लोराइड एक अम्ल बनाया। समझ में आ रहा है? चलिए एक चीज़ यहाँ देखिए, दहन के लिए आवश्यक शर्त
कि आखिर जब हम किसी पदार्थ को जलाने चलते हैं तो दहन होता है ना जी। आप लोग दहन के बारे में क्या जाने, यहाँ पे देखिए तो दहन के बारे में जाने हैं कि किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है, तो इसी जलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। तो दहन का कुछ ना कुछ तो आवश्यक शर्त होगा जी। क्या होगा शर्त? तो यहाँ पहला शर्त देख सकते हैं, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। जब कोई पदार्थ दहनशील होगा ही नहीं तो वहाँ पे दहन की क्रिया नहीं होगा। अब हम चले अगर ईंट को आग लगाने, शीशा को आग लगाने, बालू को आग लगाने, पत्थर को आग लगाने, तो ये हमारा अदहनशील पदार्थ है, तो ये तो जलेगा ही नहीं। तो दहनशील पदार्थ की यहाँ पे क्या हो जाएगी, अनुपस्थिति हो जाएगी। इसलिए दहन की क्रिया में दहनशील पदार्थ का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आता है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। ये पोषक क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई पदार्थ किसी के उपस्थिति में जलता है, जैसे में मान लेते हैं कि एक मोमबत्ती जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो उस मोमबत्ती के लिए जो ऑक्सीजन है वो पोषक का काम करेगा। मान लेते हैं कि मोमबत्ती जो है क्लोरीन गैस की उपस्थिति में जलता है, तो मोमबत्ती के लिए क्लोरीन गैस जो होगा पोषक का काम करेगा। मान लेते हैं कि मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में जलता है, तो मैग्नीशियम धातु के लिए नाइट्रोजन गैस पोषक का काम करेगा। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे है कि ज्वलन ताप की प्राप्ति। क्या होता है ज्वलन ताप? तो सबसे पहले समझिए, जब कोई पदार्थ किसी न्यूनतम ताप पर जलना शुरू करता है तो वह ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। जैसे कि कागज को आप जलाने जाइएगा तो कागज तो जल्दी जल जाता है, आप लकड़ी को जलाने जाइएगा तो कुछ देर के बाद जलता है, आप पेट्रोल को जलाने जाइएगा तो उसका एक अलग प्रक्रिया है। यानी हर पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। यानी ज्वलन ताप की प्राप्ति भी हमें होनी चाहिए, दहन के लिए एक शर्त है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ज्वाला क्या होता है, तो कहीं जाइएगा मत, यहीं पे बने रहिएगा। अब हम लोग ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग जान लेते हैं कि ज्वाला क्या होता है। तो यहाँ देखिए ज्वाला क्या है, तो सभी दहनशील गैसें जलने पर ज्वाला उत्पन्न करती है, किंतु वे ठोस और द्रव ईंधन ही जलने पर ज्वाला उत्पन्न कर सकते हैं, जो गर्म किए जाने पर वाष्प बनते हैं, जैसे में किरोसिन और मोम। यहाँ पे जब हम किरोसिन तेल को गर्म करेंगे तो वाष्प बनता है, उसी प्रकार से जब हम मोम को गर्म करेंगे तो वाष्प बनता है, और यही हमारा ज्वाला कहलाता है। फिर से समझिए, सभी दहनशील गैस जलने पर ज्वाला उत्पन्न करती है, किंतु वे ठोस और द्रव ईंधन ही जलने पर ज्वाला उत्पन्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात होता है एक स्टार पॉइंट में, मोमबत्ती का ज्वाला क्या होता है। तो यहाँ देखिए, मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है, तो आप लोग को पहले ही बता दिया गया है कि जो पदार्थ जलता है उसको ज्वलनशील या दहनशील कहा जाता है। तो मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो मोम की बनी होती है, और मोम जो होता है ठोस हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है, जो मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघलकर बत्ती के ऊपर चढ़ता है तथा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और यह वाष्प वायु या ऑक्सीजन में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है, जिसे मोमबत्ती की ज्वाला कहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए, मोमबत्ती जो है एक ज्वलनशील पदार्थ होता है जो मोम का बना होता है, और मोम जो होता है हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है। और मोमबत्ती को जलने पर कौन पिघलता है? मोम पिघलता है, और मोम पिघल करके बत्ती के ऊपर आ जाता है और वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, मोम पिघल करके बत्ती के ऊपर चढ़ता है और वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो यह वाष्प जो है वायु की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके ज्वाला उत्पन्न करता है, जिसे हम लोग मोमबत्ती की ज्वाला कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये मोमबत्ती है, और मोमबत्ती के ज्वाला के कुछ भाग हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो मोमबत्ती जलता है उसको केंद्रीय मंडल कहते हैं, जो नीला प्रकाश उत्पन्न करता है। उसके बाद वाला जो हिस्सा होता है उसको प्रकाशमान मंडल कहते हैं, जो पीला प्रकाश देता है। और उसके बाद वाला जो होता है वो प्रकाशहीन मंडल होता है। और प्रकाशहीन मंडल जो होता है मोमबत्ती के ज्वाला का क्या होता है? बाहरी क्षेत्र होता है। प्रकाशहीन मंडल क्या होता है? तो मोमबत्ती के ज्वाला का बाहरी क्षेत्र होता है, जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। समझ में आया कि नहीं? चलिए
देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस क्या होता है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस को हम लोग इंग्लिश में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। और यह जो पेट्रोलियम गैस होता है, तो पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन से मिल करके बना रहता है। इस पेट्रोलियम गैस का जो मुख्य अवयव होता है वो ब्यूटेन ही होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। देखिए, याद रखिएगा, पेट्रोलियम गैस जो होते हैं एक प्रकार के उत्तम ईंधन कहे जाते हैं, क्योंकि ये तेजी से जल करके ऊष्मा प्रदान करते हैं, जिस वजह से पेट्रोलियम गैस को एक उत्तम ईंधन के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ एक चीज़ समझिए कि जब हम दाब बढ़ाते हैं, किस पे दाब बढ़ाएंगे भाई? तो ब्यूटेन पे, प्रोपेन पे और एथेन पे। तो जब हम इन तीनों गैस के ऊपर दाब बढ़ाते हैं तो वह गैस द्रवीभूत हो जाता है। यह द्रव जो होता है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहलाता है। जी हाँ, जिसको आप लोग इंग्लिश में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं और उसको शॉर्ट नेम से LPG के नाम से आप जानते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारे घरों में जो गैस का सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में यही LPG होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो याद रखिएगा कि ब्यूटेन जो है वो नहीं महकता है, एथेन जो है वो नहीं महकता है, प्रोपेन जो है वो नहीं महकता है। तो हमारे घरों में जो सिलेंडर होता है वो गैस लीक करने लगता है तो आग लगने का भी डर होता है। तो उसमें एक बहुत ही खराब गंध युक्त को मिला दिया जाता है, जिसका नाम क्या होता है? एथिल मरकैप्टन। क्या नाम होता है? एथिल मरकैप्टन। ध्यान दीजिएगा, गैस सिलेंडर जो होता है, गैस सिलेंडर, इस गैस सिलेंडर के अंदर में एक पदार्थ मिला दिया जाता है जिसका नाम होता है एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन, जिसको हम लोग C2H5SH के नाम से जानते हैं। क्या होता है? एथिल मरकैप्टन, जो बहुत ही खराब गंधयुक्त होता है और जैसे ही लीक करता है तो हम लोग को पता चल जाता है कि गैस लीक कर रहा है और हम लोग सावधानी बरतते हैं। तो ये रहा आपका दहन और ज्वाला और द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस के बारे में जानकारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को बेहद पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए राधे राधे।